नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके ही प्यार और सपोर्ट के सहारे मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ। और आगे भी आप सबसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखेंगे। मेरे कुछ दोस्तों का नाम है संजू शर्मा जी बैंगलोर से, नवीन शर्मा जी पंजाब पटियाला से, अमित जी, राजेश जी और सागर जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो कि हमेशा कमेंट के माध्यम से मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई किया करते हैं। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देते हुए अब बढ़ती हूँ आज की कहानी की तरफ। आत्माएं एक ऐसी शक्ति जो कि कभी हमारे सामने खुद को प्रकट करती हैं, अपने होने का एहसास दिलाती हैं, और कई बार वो आत्माएं हम में से किसी के सामने कभी भी अपने होने का सबूत नहीं देती। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि अकाल मृत्यु के वजह से यहाँ इस जीवन में मतलब धरती पर हमेशा हमेशा के लिए फंसी रह जाती हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें या फिर अपना बदला पूरा करने के बाद यहाँ से आज़ाद हो जाती हैं। किसके पीछे क्या रहस्य है ये तो आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसके बारे में शायद आप सब सुनकर थोड़ा हैरान हो जाएंगे। एक परिवार था जो कि काफ़ी भरा पूरा परिवार था। उस परिवार में माता पिता, भाई और बहन दोनों थे। माता पिता अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण एक समान ही किया करते थे। उनके लिए, हर माता पिता के लिए जैसे उनके बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर वो चीज़ किया करते हैं जो कि माता पिता के बस में हो या फिर उनके बस में ना भी हो, वो भी चीज़ें माता पिता करने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं। कुछ बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं और कुछ बच्चे इन चीज़ों को कभी समझ नहीं पाते। इस परिवार में माता पिता के दोनों बच्चों का नाम था गुड़िया और छोटू। क्योंकि गुड़िया बड़ी थी, माता पिता का ये सोचना था कि हम अपनी बेटी को अब जबकि पढ़ा लिखा चुके हैं, उसकी शादी के लिए तब तक उस पर कोई जोर नहीं डालेंगे जब तक कि वो खुद इन चीज़ों के लिए तैयार ना हो जाए। पूरा परिवार बहुत अच्छा था। बेटी की पढ़ाई जबकि अब पूरी हो चुकी थी, उसने ये तय किया था कि वो अब अपने पिता का कुछ सालों तक हाथ बटाएगी, उसके बाद वो शादी के बारे में सोचेगी। बेटी ने अपने लिए जॉब सर्च करना काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिया था। आज जबकि उसके फाइनल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आ चुके थे, जिसमें उसने बहुत अच्छे नंबरों से वो एग्ज़ाम पास किया था, हमेशा की तरह माता पिता को उसने एक साथ दो दो बड़ी खुशखबरियाँ दे दी। उसने बताया, माँ, मैंने ना बहुत दिन पहले से ही जॉब के लिए अप्लाई करके रखा था। उन लोगों ने भी कहा था जब तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आ जाएं तब तुम आकर ज्वाइन कर सकती हो। मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि अभी मैं कुछ सालों तक पापा की मदद करना चाहती हूँ। माता पिता को बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी गर्व हुआ उन्हें उनकी परवरिश और उनकी बेटी पर। माता पिता ने भी खुशी खुशी हाँ कर दिया। गुड़िया अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस ऑफिस की तरफ चली गई। वहाँ पर वो गई और उसने जाकर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उसके बाद उसकी नौकरी जो कि पहले से ही पक्की थी, वो अब
पक्की होने के साथ साथ उसकी ज्वाइनिंग डेट भी आ चुकी थी। 3 दिन के बाद से ही उसे ज्वाइन करना था, क्योंकि ये मंथ के ये आखिरी 3 दिन बचे हुए थे। इस वजह से ऑफिस के बॉस ने ये कहा कि ये 3 दिन तुम जैसे चाहो वैसे एंजॉय कर लो, उसके बाद तो तुम्हें काम में ही लगे रहना है। गुड़िया ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुई और वो अपने घर की तरफ जा रही थी। काफ़ी लेट हो जाने की वजह से उसे कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था। वो काफ़ी देर से गाड़ियों का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आखिरकार थक हार कर उसने ये तय किया कि वो अगले कॉलोनी तक पैदल चलकर जाएगी और वहाँ तक पहुँचने में करीब करीब उसे 20 से 25 मिनट लगने थे। रास्ता काफ़ी सुनसान था, फिर भी गुड़िया चुपचाप उस रास्ते पर अकेली चलती जा रही थी। गुड़िया को मन में थोड़ा डर भी लग रहा था। इस वजह से उसने अपने ध्यान को भटकाने के लिए अपने कानों में हेडफोन्स लगा लिए और गाने सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। ये शायद गुड़िया की सबसे बड़ी गलती थी कि उसे ऐसा लगा उसके मन का डर शायद इस हेडफोन से या आवाज़ों से दूर हट जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डर से कई बार कई चीज़ बहुत गलत हो जाती है। गुड़िया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। गुड़िया सड़क के किनारे तो चल रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश होने की वजह से सड़क के किनारे कई जगह काफ़ी सारा कीचड़ और पानी जमा हुआ था, जिससे बचने के लिए वो कई बार सड़क के ऊपर से भी गुजरा करती थी। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कानों में हेडफोन्स की वजह से पीछे से आ रही गाड़ी की आवाज़ उसे बिल्कुल नहीं सुनाई दी। और उस वक्त भी गुड़िया वैसे ही अपने कानों में हेडफोन्स लगाई हुई थी कि तभी अचानक उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और उसने गुड़िया को टक्कर मार दी। गुड़िया को टक्कर लगते ही वो ट्रक ड्राइवर काफ़ी डर चुका था। उसने गाड़ी वहाँ से तेज भगा ली। ये भी देखना ज़रूरी नहीं समझा कि शायद गुड़िया की सांसें अगर चल रही हों तो वो उसकी मदद कर सकता था, और ऐसा ही था। गुड़िया की सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, गुड़िया को समय पर मदद ना मिलने की वजह से गुड़िया ने आखिरकार उसी सड़क पर अपना दम तोड़ दिया। इधर घर पर माता पिता गुड़िया को लेकर अब काफ़ी चिंतित हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था उनकी बेटी अभी तक क्यों नहीं लौटी। काफ़ी देर तक उन लोगों ने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी किस ऑफिस में गई है। उन्हें बस एरिया पता था। भाई माता पिता सब एक साथ उस एरिया में अपनी बेटी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। काफ़ी दूर तक आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक जगह भीड़ इकट्ठा दिखाई दी, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि वहाँ गुड़िया का मृत शरीर पड़ा हुआ था। गुड़िया मर चुकी थी। गुड़िया की ऐसी हालत देखकर माता पिता तो जैसे पागल से हो गए। वो दोनों अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे कुछ दिन बीत गए, लेकिन उस घर से, उस जगह से गुड़िया की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, जिससे निकल पाना, आगे बढ़ पाना उस पूरे परिवार के लिए अभी हो ही नहीं पा रहा था। गुड़िया को गए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन आस पड़ोस के लोग भी इन चीज़ों को समझते हुए भी बार बार गुड़िया का जिक्र उसके माता पिता, उसके भाई के सामने निकाला ही करते थे, जिससे उनकी तकलीफ़ कम होने के बजाय धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब पूरा परिवार इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उन लोगों ने ये तय किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी को सामान्य करने के लिए वहाँ उस एरिया में रहना ही छोड़ देंगे। वो उस एरिया को छोड़कर
अब कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। और ये बात सबको सही लग रही थी। उन लोगों ने एक घर की तलाश शुरू कर दी और उस घर की तलाश करते करते आखिरकार मुश्किल से 20 दिनों में ही उन्हें एक घर मिल चुका था, जो कि था तो काफ़ी शहर से बाहर, लेकिन काफ़ी बड़ा घर था और उस घर का रेंट भी ना के बराबर ही था। उनको ये बात जच गई। वैसे भी उन्हें फ़िलहाल लोगों के बीच में नहीं, लोगों से कट कर रहने की ज़रूरत थी। इस वजह से सब ने उस घर में जाने का तय कर लिया और अगले महीने ही वो सब उस घर में शिफ्ट हो चुके थे। उस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद से उन्हें बार बार रात में एक लड़की की रोती तड़पती आवाज़ आती। कई बार माँ को ऐसा लगता जैसे उन्हें उनकी बेटी की आवाज़ आ रही है। उन्होंने अपने पति को बताने की कोशिश की। पहले तो पति ने इस चीज़ से साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें अच्छे से पता है ना, हम लोग यहाँ पर अपने मन की शांति के लिए शिफ्ट हुए हैं और तुम अगर वही वही बातें लेकर सोचती रहोगी, परेशान रहोगी, तो हम सब एक सामान्य ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे। माँ को भी ये बात कहीं ना कहीं सही ही लग रही थी। इस वजह से उन्होंने हर चीज़ को बार बार नकारा और सारी चीज़ें देखते हुए भी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। उनके साथ मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। आज लगभग 1 महीना पूरा हो चुका था और 1 महीना पूरा होने के बाद आज जब पूरा परिवार सोया हुआ था, तभी अचानक वापस से माँ को ऐसा लगा जैसे कहीं कोई आवाज़ आ रही है। लेकिन उन्होंने इन आवाज़ों को सुनते हुए भी अनसुना कर दिया और वो चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें घर के अंदर कुछ लोगों की धीमी धीमी बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उठकर जब हॉल में पहुंची, तब उन्होंने देखा वहाँ पर 4 लोग हैं जो कि हथियार लिए हुए वहाँ घर में इधर उधर चीज़ों की ढूंढ कर रहे हैं और उनके चेहरे भी ढके हुए थे। उनको देखकर माँ को ये बात समझते देर नहीं लगी कि वो कोई चोर लुटेरे हैं। वो चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में वापस चली गईं और उन्होंने अपने पति को धीरे से जगाते हुए बताया कि घर पे कुछ चोर आ गए हैं और वो पता नहीं क्या चुराना चाहते हैं। पिता उठे और बेधड़क होकर उन चोरों के सामने पहुंच गए, क्योंकि उनके घर में तो ऐसी कोई कीमती चीज़ ही नहीं थी जो कोई चुरा सके। उन्होंने तुरंत जाकर उन चोरों को सारी बातें बता दी, लेकिन चोरों ने उनकी बातों को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इतने बड़े घर में रह रहा है और बोलता है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी बकवास करेगा और हम मान लेंगे क्या? हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले। या तो हमें सारी चीज़ें खुद लाकर दे दे या फिर हम तुम तीनों का गला बारी बारी काट कर खुद से पूरे घर की तलाशी ले लेंगे। ये बात सुनते ही माँ, पिता, बेटा सब उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। वो चोर बिल्कुल ही बेरहम थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो जैसे मारने और काटने के आदी थे। उन्होंने तुरंत ही बेटे के गले पर चाकू चलाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे वो चाकू उछलकर ज़मीन पर गिर गया और धीरे धीरे उन चोरों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई कभी उनके हाथ को मरोड़ रहा है, कोई कभी पैर खींचकर उन्हें इधर से उधर हॉल में घसीट रहा है। ये सारा नज़ारा उन तीनों के सामने ही था, मतलब माता पिता और बेटे के सामने। ये सारी चीज़ें देखकर उन्हें भी काफ़ी आश्चर्य हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे
और ऐसे ही धीरे धीरे चारों चोरों को बहुत बुरी तरीके से मार के वहाँ से किसी ने भगा दिया। लेकिन कौन, ये बात किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी। तब माँ ने तुरंत ही काफ़ी ढीठ आवाज़ में बोलते हुए कहा, मुझे पता है तुम ही हो यहाँ पे, तुम्हें मैंने कई बार महसूस किया है, लेकिन तुम कौन हो? मैं तो अब तक तुमसे डर रही थी और तुमने हमारी मदद की, हमारी जान बचाई। और ये बात सुनते ही तुरंत एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज गई। वो हंसी एक लड़की की थी और हंसने के बाद उसने कहा, बिल्कुल सही समझा तूने। मैं इस घर में सालों से हूँ और मैं इस घर में किसी के आने का इंतज़ार ही कर रही थी। मैं तुम सबको नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि तुमने भी उसी दर्द को सहा है जिस दर्द को मेरे माता पिता, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने सहा था। तेरी भी बेटी मरी है ना, मैं भी किसी की बेटी हूँ और मुझे बहुत बेरहमी से मार दिया गया। मैं तुम तीनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही माँ ने तुरंत अपने आँखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा और उससे पूछने लगी, हाँ बताओ बेटी, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? क्या हम तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ करें? इस पर उस लड़की की आवाज़ ने तुरंत कहा, नहीं, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बस मेरे कातिलों को यहाँ तक एक बार ले आओ। मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ और मैं उन्हें भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ जैसे उन्होंने मेरे माता पिता के सामने मुझे बिना किसी कसूर के मार डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उससे प्यार करने से इनकार कर दिया। मेरे कॉलेज का वो लड़का बहुत ही दुष्ट था और उसने मुझे कई बार प्रपोज़ करके हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने मना किया तब उसने मेरे घर में घुसकर मुझे मेरे माता पिता की नज़रों के सामने ही मार डाला। मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की कि वो उसे सज़ा दिलवा पाएँ, लेकिन वो यहाँ के नेता का बेटा था, जिसके वजह से वो साफ साफ बच गया और मेरे माता पिता को यहाँ से ये शहर छोड़कर जाना पड़ा। ये सारी बातें सुनकर वो पूरा परिवार दुखी हो चुका था, क्योंकि उनके भी ज़िंदगी में अभी यही दुख बीत रहा था। वो भी जानते थे बच्ची के खोने का दर्द क्या होता है। माँ ने तुरंत ही हाँ कर दिया और फिर माँ ने ये कहा कि वो चाहे जो भी हो जाए उसकी मदद ज़रूर करेगी। ये कहकर वो सब अपने कमरे में चले गए। इस पर पिता और बेटे ने तुरंत माँ को डांटते और समझाते हुए कहा, माँ, आपका दिमाग खराब है क्या? आप यहाँ के नेता के बेटे को यहाँ कैसे लेकर आएंगी? और आप एक बार तो सोचिए कि ये चीज़ करने में अगर गलती से भी हम पर कोई बात आ गई तो हम क्या करेंगे? इस पर माँ ने रोते हुए कहा, हमारी बेटी को तो इंसाफ नहीं मिल पाया, लेकिन किसी की बेटी को तो इंसाफ मिले। क्या पता हम जब इसकी मदद करें तो आगे चल के कोई, अगर हमारी बेटी की आत्मा भी ऐसे ही भटक रही होगी तो वो उसकी भी मदद कर दे। ये बात सुनते ही पिता और भाई दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी और अगले ही दिन माँ ने ये तय कर लिया कि वो क्या करना चाहती है। उन्होंने तुरंत जाकर नेता के उस बेटे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन आजकल नेताजी के बेटे भी नेतागिरी में उतर चुके थे और उनसे मदद, समाज सेवा के नाम पर गुड़िया की मम्मी
मिलने की कोशिश करने लगी। आखिरकार उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गया। वो गईं और जाकर उन्होंने उस नेता के बेटे को ये सारी बातें बताईं कि वो एनजीओ का काम करती हैं, लेकिन अब वो एक एनजीओ, एक लड़कियों के लिए आश्रम खोलना चाहती हैं, जहां बेघर लड़कियां, अकेली लड़कियां जो कि किसी भी तरह से समाज से दुखी हैं, वो आकर वहां रह पाए। ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी कि लड़कियां कहीं ना कहीं उस इंसान की कमज़ोरी है, जिससे उसे वहाँ पर बुलाना बहुत आसान होगा। और ये बात सच हुई। वो तुरंत सुनते ही वहाँ उनके साथ जाकर कुछ वहाँ पर रुकी हुई लड़कियों से मिलने को तैयार हो गया और उसने ये भी कहा कि उन्हें जितने भी पैसे की ज़रूरत हो वो हर तरह से पैसे की मदद करने को तैयार है। इस पर गुड़िया की माँ ने उससे रिक्वेस्ट की कि आप चलकर अगर एक बार हमारी लड़कियों से मिलकर उन्हें ये बोल देंगे कि आप अब उनके ऊपर अपना हाथ रखने वाले हैं, उनकी मदद करने वाले हैं, तो उन्हें बहुत हिम्मत मिलेगी। ये बात सुनकर जैसे तो उसकी मन की इच्छा ही पूरी हो गई। वो तुरंत ही खुशी खुशी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया और वहाँ पहुँचकर वो घर के अंदर जैसे ही आने वाला था, उसे ऐसा लगा जैसे वो इस जगह को अच्छे से जानता है और वो वहीं रुक गया। लेकिन वो उस घर के प्रांगण में, मतलब गार्डन एरिया में आ चुका था। उसके बाद वो चाहकर भी अपने कदमों को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे खुद को अंदर खिंचता हुआ महसूस कर रहा था और थोड़ी ही देर में घर के अंदर घुसते ही एक एक चीज़ उसे अच्छे से याद आ गई। वो तुरंत वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वो वहाँ से जा नहीं पाया और थोड़ी ही देर के लिए उस लड़की की आवाज़ ने उस परिवार को वहाँ से निकल जाने को कहा। वो तीनों उस घर से बाहर निकल गए और उनके घर से बाहर निकलते ही तुरंत अजीब अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर आने लगी और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। वो तीनों वापस अंदर आए, लेकिन जब वो तीनों वापस अंदर आए तो वहाँ पर ना तो उस इंसान की बॉडी थी, ना ही खून के कोई निशान और ना ही कुछ ऐसा निशान जिससे ये पता चल पाए कि कोई यहाँ आया या किसी के साथ कुछ हुआ। ये देखते ही तुरंत जैसे ही उनके मन में ये सवाल उठे कि ऐसा कैसे, वैसे ही तुरंत उस आवाज़ ने, मतलब उस आत्मा ने उन्हें ये बताया कि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ अगर कुछ भी रह जाए तो उससे आप सबकी मुसीबत बढ़ जाएगी और मैं आप सबकी मुसीबत बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। मैं तो आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आज से मेरी मुक्ति होने वाली है, लेकिन मैं जाने से पहले आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग किन परेशानियों से गुज़र रहे हैं और एक बात, मेरे जाने के बाद भी अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो तो आप बस एक बार मुझे दिल से अपनी बेटी का नाम लेकर याद करें और मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊंगी। और उसने अंदर एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप सब इस कमरे में जाकर 2 अलमारियां रखी हैं, उन दोनों अलमारियों को गद्दे के नीचे से चाबी निकाल कर खोलें और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको देकर जा रही हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और इतना कहकर वो वहाँ से धुएं की तरह गायब हो गई और उसके गायब होते ही वो सब उस कमरे में गए। उसी तरह से गद्दे के नीचे से चाबी निकाल कर उन्होंने जब उन दोनों अलमारियों को खोला, तब
उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ पर सोने चांदी हीरे जवाहरात, ढेर सारे पैसे, सब कुछ वो दोनों अलमारियों में भरे हुए थे। इतना धन जो कि शायद उनकी 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खा सकती थीं। उनको वो धन देखकर खुशी तो थी, लेकिन साथ ही साथ एक दुख भी था कि उनकी बेटी आज उनके साथ इस सुख को भोगने के लिए नहीं है। लेकिन वो अब अपनी ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया और कहते हैं कि उसके बाद कभी भी अगर उन्हें किसी भी तरह से कोई मदद चाहिए होती है और वो मांगते नहीं भी हैं, फिर भी उनकी मदद का कोई ना कोई ज़रिया हमेशा उनके पास तक पहुंच ही जाता है। ये कैसे? आप सब इसका जवाब दें। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। और अगर आप हमारे इस चैनल में आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।